कुछ मराठा लोगों ने मुझे पूछा कि इसका कोई परिणाम पॉजिटिव नहीं हो रहा है। मैंने कहा उनको यकीन है हमको बहुमत मराठा लोगों के समर्थन से नहीं मिलेगा, ईवीएम में घोटाला करने से मिलेगा। तो ईवीएम के घोटाले की वजह से मराठा क्रांति मोर्चा जीरो हो गए। अगर मराठा लोगों को अधिकार हासिल करना है तो जितने मुद्दे पर उन्होंने आंदोलन किए थे वो सारे मुद्दे छोड़ना होगा और सबसे पहले ईवीएम के विरोध में आंदोलन करना होगा। जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाता और बैलेट पेपर नहीं लाया जाता और लोकतंत्र को नहीं बचाया जाता, तब तक आप लाख नहीं 10 लाख के मोर्चे निकालो, उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। ये बात सभी लोगों को ध्यान रखना होगा और इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया कि 25 मार्च से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 25 मार्च से 5 चरणों का, तो 5 चरणों में आंदोलन होगा और ये आंदोलन तब तक चलाया जाएगा जब तक ईवीएम नहीं हटाया जाता, बैलेट पेपर नहीं लाया जाता, तब तक लोकतंत्र का बचाव करना संभव नहीं है। इसलिए कितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां करो, मराठा जाति के लोग करो कि बहुजन क्रांति मोर्चे वाले करो, वो सारे के सारे जीरो होने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले बंदोबस्त ईवीएम मशीन का करना होगा। इसके लिए ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। ईवीएम मशीन के संबंध में और 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि ईवीएम मशीन के विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2004 और 2009 के लोकसभा के चुनाव में घोटाला हुआ। उसके विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। इसलिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पूछा कि ईवीएम मशीन को रखकर ईवीएम मशीन को रखा जाए और ईवीएम मशीन की कमियां, खामियां, कमजोरियां, गलतियां दुरुस्त की जाए। तो इसे कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? आपके पास कोई सुझाव है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हाँ मेरे पास है। ये क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि जैसे हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो कागज की रसीद भी बाहर आती है कि इतना इतना पैसा निकाला, अकाउंट से इतना अब बचा हुआ है, पता चलता है एटीएम से पैसे निकालने वाले को। उसी तरह से जो वोटर ईवीएम मशीन में वोट डाल रहा है तो वोटर को मालूम होना चाहिए कि मैंने जिस चुनाव निशान पर बटन दबाया है वो चुनाव निशान कागज पर छपकर उसकी रसीद बाहर आनी चाहिए। मगर वो रसीद मतदाताओं को नहीं दी जानी चाहिए। वो रसीद बैलेट बॉक्स में कट कर गिर जानी चाहिए। उसके बाद काउंटिंग होना चाहिए। अगर ईवीएम मशीन का काउंटिंग कैंडिडेट को मंजूर नहीं है तो कैंडिडेट ये मांग कर सकता है कि जो टुकड़े
स्टैंप लगे हुए टुकड़े जो बैलेट बॉक्स में गिर गए हैं, उसकी काउंटिंग करके वो मांग कर सकता है, और वो मांग कानूनन बंधनकारक करनी होगी और उसकी मांग स्वीकार करनी होगी। उसके बाद ही चुनाव रिजल्ट घोषित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की सूचना स्वीकार की और पेपर ट्रेल नाम की मशीन लगाने का आदेश दिया 8 अक्टूबर 2013 को। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद 2014 के फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में चुनाव हुआ, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। उस चुनाव की विशेषता यह है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया। आज तक मीडिया ने ये खबर नहीं छापी और जनता के विरोध में जनद्रोह करने का काम किया। मीडिया ने ये खबर आज भी नहीं छापी। और चुनाव आयोग ने कितने जगह पेपर ट्रेल मशीन लगाया, उसका परसेंटेज हमने निकाला, क्योंकि हमारे पास चुनाव आयोग ने हमारे लेटर का जवाब दिया। हमने पूछा था कितनी मशीनें आपके पास है और कितनी मशीनें 14 में लगाई थी, तो उन्होंने लिखकर हमको दिया आरटीआई में। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसके अनुसार चुनाव आयोग ने 0.68% मशीन लगाया। इसका मतलब है 99.32% जगह पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। इसका मतलब है 0.68 जगह फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ और 99.32% जगह घोटाला हुआ। क्योंकि घोटाला पकड़ने वाली मशीन चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने लागू नहीं किया, और इस वजह से नरेंद्र मोदी घोटाले के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है। बहुत लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा फेकू प्रधानमंत्री कोई नहीं है। ये इसका एक नाम है सोशल मीडिया में, फेकू। और राहुल गांधी के बारे में सोशल मीडिया में कहा जाता है कि ये पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू है और मोदी जो है फेकू है। उसके नाम है फेकू। डालो, नरेंद्र मोदी का फोटो आता है सोशल मीडिया में। जैसे डालो फेकू, नरेंद्र मोदी का फोटो आता है। पप्पू का डालो नाम तो इमीडिएट राहुल गांधी का फोटो आता है। तो नरेंद्र मोदी केवल फेकू ही नहीं है, तो ये घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है। मैंने नॉर्थ इंडिया में नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया था कि यदि तुमको लगता है कि तुम सही और सच्चे चुने हुए प्रधानमंत्री हो, तो जो मैं माइक में कह रहा हूं वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर तुम ईमानदारी से चुनकर आए हो तो जो मैं कह रहा हूं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है,
तो मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करो। मैं नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनौती देता हूं, मेरे खिलाफ केस दायर करो, फिर मैं दिखाता हूं। मैंने 14 में कहा, 15 में कहा, 16 में कहा, 17 में भी कह रहा हूं, कोई मेरे खिलाफ केस दायर नहीं कर रहा है। उसका कारण यह है कि उसको मालूम है वामन मेश्राम बगैर सबूत का बोलता नहीं है, माइक पर बाद में बोलता है, सबूत पहले इकट्ठा करता है। मेरे पास बहुत सारे सबूत है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। इसी सबूत के आधार पर मैंने चुनाव आयोग के विरोध में, जिसको सभी पार्टियां डरती है, उस चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। और उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए चुनाव आयोग के लोग मेरे कार्यक्रम में आए और मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। अरे मैंने कहा, भोपू लोगों, तुम मेरा रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं जब बोलूंगा तो रिकॉर्ड करके बंद करके चले जाओगे, नहीं जाओगे तो मैंने कहा मैं बोलता हूं चुनाव आयोग के विरोध में, तो मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए आए हो, तुम्हारे चुनाव आयोग को ही मैंने रिकॉर्ड किया। तो उस मीटिंग के बाद दोबारा मेरी सभा में कभी कोई चुनाव आयोग का आदमी नहीं आया। मैंने चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर किया, न्यायपालिका की अवमानना, और न्यायपालिका की अवमानना का केस जब 2 तारीख को हियरिंग के लिए आया, सुनने के लिए आया, तो चुनाव आयोग ने 4-4 नेशनल लेवल के वकील लगाया था, 4-4 नेशनल लेवल के एडवोकेट। और मेरे पास इतने सबूत थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस एडमिट करने के लिए आर्गुमेंट करना पड़ता है वकील को। मेरे वकीलों को एडमिट करने के लिए आर्गुमेंट ही नहीं करना पड़ा, बगैर आर्गुमेंट के सुप्रीम कोर्ट ने मेरी केस को एडमिट किया। इतने ढेरों सबूत दिया, दस्तावेजी सबूत दिया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जज कागज वकील के मुंह पर ऐसा फेंक के मारते। बगैर आर्गुमेंट के मेरी केस को एडमिट किया। और जब 4-4 वकील चुनाव आयोग ने अपना बचाव करने के लिए लगाए, तो चुनाव आयोग के वकीलों ने कहा जज को कि वामन मेश्राम ऐसे ऐसे लेटर लिखता है चुनाव आयोग को। जज ने कहा कैसे कैसे लिखता है? तो वकीलों ने कहा मिलॉर्ड पढ़कर सुनाए। जज ने कहा हां ठीक है पढ़ो। तो मैंने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा था। क्या लेटर लिखा था कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर टेल लगाने का आदेश दिया था, आप लोगों ने इसे लागू क्यों नहीं किया? चुनाव आयोग ने मुझे लिखित जवाब दिया और लिखित जवाब में कहा नरेंद्र मोदी हमको पेपर टेल लगाने के लिए पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, ट्रेजरी नरेंद्र मोदी के पास है। जब चुनाव आयोग ने मुझे जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने के लिए
नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है, तो मैंने इस जवाब के ऊपर एक दूसरा लेटर चुनाव आयोग को लिखा और उसमें कहा कि हमारे संविधान के अनुसार, देश के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री आखिरी अथॉरिटी नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है। क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के विरोध में राष्ट्रपति के पास ये जानकारी राष्ट्रपति को दिया चुनाव आयोग ने कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पैसा नहीं दे रहा है? दिया तुमने राष्ट्रपति को जानकारी? नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को आप लोगों ने इन्फॉर्म किया कि आपके आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नरेंद्र मोदी अमल नहीं कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया, आपने दिया? नहीं दिया। आप बार बार सर्वदलीय मीटिंग बुलाते रहते हो। इस मुद्दे पर आपने कोई सर्वदलीय मीटिंग बुलाया? नहीं बुलाया। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत की प्रजा को, लोकतंत्र में ये भी एक तरीका है कि जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया जाए कि नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं कर रहा है। अगर आपने ऐसा किया होता तो मुझे आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस लेकर जाने का मौका नहीं मिलता। आप ये बात साबित कर सकते थे कि हम लोग अपने व्यवहार में ईमानदार हैं, मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऐसा लेटर मैंने चुनाव आयोग को लिखा। ये लेटर के बारे में चुनाव आयोग के वकीलों ने कहा, वामन मेश्राम ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने कहा, कैसे कैसे लिखता है? कहा कि मिलॉर्ड पढ़ के सुनावे। हाँ, पढ़ के सुनाओ। ये सारे मुद्दे उन्होंने जज को पढ़ के सुनाए। सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को लगा होगा, अरे ये सब तो भारत के संविधान के अनुसार लिखा है। ये तो सारे मुद्दे भारत के संविधान के दायरे के अधीन है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। और ये वामन मेश्राम का मौलिक अधिकार है, केवल अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी मेरे इस अधिकार को पाबंदी नहीं ला सकता। तो जज ने नेशनल लेवल के चार जो वकील थे, चुनाव आयोग के वकील थे, उनको कहा वो वामन मेश्राम का लेटर बाजू रखो, बाजू रखो, बाजू रखो, हाँ रखो रखो, बाजू रखो, इधर रखो। हाँ, अब बताओ, जो वामन मेश्राम ने केस दायर किया है उसका कहना है पेपर ट्रेल लगाओ। बताओ कब तक लागू करोगे? पिन पॉइंट है। अब बताओ कब तक लागू करोगे? जज ने वकील के तरफ देखते हुए कहा, कब तक लागू करोगे? वो नेशनल लेवल का वकील दूसरे वकील की तरफ देखने लगा, दूसरा वकील तीसरे तरफ देखने लगा, तीसरा वकील चौथे की तरफ देखने लगा, और चारों वकीलों की तरफ जज देखने लगा ऊपर से। जज को समझ में आया वकीलों के पास कोई जवाब नहीं है, तो वकीलों ने कहा, मिलॉर्ड इसका जवाब हम नहीं दे सकते। देने के लिए, केवल जवाब देने के लिए हमको 8 हफ्ते का समय दिया जाए। 4 वकीलों ने 8 हफ्ते का समय मांगा। 2 मार्च को समय समाप्त हो गया। आज 20 मार्च है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास रिकॉर्डेड सबूत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में आदमी भेजा, पता करो जवाब दिया क्या? वकील ने बताया नहीं दिया।
ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में घोटाला हुआ, यदि वकीलों ने एडमिट किया होता, चुनाव आयोग ने एडमिट किया होता, उनका कहना था इतनी मशीनें लगाने के लिए, 403 जगह मशीनें लगाने के लिए हमारे पास मशीन नहीं है। 3 साल 4 महीने के बाद चुनाव आयोग कह रहा हमारे पास मशीन नहीं, तो तुम सोते रहे हो क्या? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानते हो, ऑल इंडिया के आईएएस सर्विस में काम करते हो और बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानते हो। जब बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानते हो तो 3 साल 4 महीने क्या सोते रहे क्या? ये ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं किया? अब मशीन नहीं है, चलो ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, मशीन नहीं है, आप नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, बैलेट पेपर लगाओ, बैलेट लगाओ, या तो मशीन लगाओ, या तो पेपर ट्रेल लगाओ, या तो बैलेट पेपर लगाओ। न मशीन लगाया, न बैलेट पेपर लगाया। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ। घोटाला होने की वजह से ये इशू जो बहुत कम लोगों को मालूम था, ये नेशनल इशू हो गया। चुनाव आयोग ने एक गलती करके अच्छा ही किया। अब मैं ऐसा कहता हूं कि ये गलती करके अच्छा किया कि इसकी वजह से सारे देश के लोगों को मालूम हुआ ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, घोटाला है, मालूम हो गया। और जब मायावती ने सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया, कहा मायावती के सवाल बेबुनियाद है। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने चुनाव आयोग को चुनौती दिया और कहा हो सकता है मायावती के सवाल बेबुनियाद हो, मगर वामन मेश्राम के सवाल बेबुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने सारे दस्तावेज दिए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है और मैंने सबूत के आधार पर आप लोगों को, चुनाव आयोग को सवाल पूछे हैं। मेरे सवालों का आपने अखबारों में जवाब नहीं दिया, मेरे सवालों का सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दाखिल किया, मगर आज तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं ऐलानिया कह रहा हूं, माइक पर कह रहा हूं। अभी कल अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभूतपूर्व कदम उठाकर डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और आप हमको 3,500 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल लगाने के लिए दो। मैंने एक इधर रट्टा लगाया ना सुप्रीम कोर्ट में, मैंने जो रट्टा लगाया और चुनाव आयोग ने कहा कि हमको जवाब देने के लिए समय दो, तो वो समय वो इसके आधार पर मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री 3,500 करोड़ रुपया देगा, तो देने के बाद चुनाव आयोग का कहना है कि ये मशीनें बनाने के लिए 30 महीने का समय लगेगा। 30 महीने का समय का मतलब है मार्च महीने से 30 महीने का समय। तो इसका मतलब है 2017 के 9 महीने, 2018 के 12 महीने, 12 और 9 21 महीने और 21 और 9, इसका मतलब है 2019 के सितंबर महीने में ये मशीनें आएगी, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। तो मैं चुनाव आयोग को यह कहना चाहता हूं कि हमको गधा समझ के रखा हुआ है, हम लोगों को गधा समझ रखा है। इसका मतलब यह है 2019 के चुनाव में भी तुम नरेंद्र मोदी को घोटाला करके चुनवाना चाहते हो। 2019 के फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में लोकसभा के चुनाव है और सितंबर महीने में तुम ये मशीनें लाना चाहते हो, तो हमको गधा समझ रखा है।
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी ये बदमाशी हम समझ रहे हैं। ये ध्यान रखना, तुम्हारा पाला वामन मेश्राम से पला हुआ है, किसी गधे से पला हुआ नहीं है। और मैं जो भी संविधान के विरोध में काम करेगा उसको किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। आप मुझे बोलने से या कुछ भी काम करने से रोक नहीं लगा सकते। मुझे रोक लगाने का एक ही तरीका है, मुझे गोली मार करके खत्म कर सकते हैं। तो मैं इससे भी डरने वाला नहीं हूं। क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? गोली मारोगे, खत्म करोगे, यही ना, इसके अलावा क्या है? तो मैं तो कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता, तो लड़ते लड़ते मरना चाहता हूं। मैं कुत्ते की मौत तो मरना नहीं चाहता, लड़ते लड़ते मरूंगा। साला लड़ते लड़ते मरूंगा तो लोग कम से कम ये तो कहेंगे कि शहीद हो गया, बाकी तो सब मरते रहते हैं, ये आदमी शहीद हो गया। तो मैं ये लड़ाई पीछे लेने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं ये बहुत खतरनाक लड़ाई है, मगर मैं ऐलानिया ये कह रहा हूं कि मैं ये बात स्वीकार करने वाला नहीं हूं। 2019 का चुनाव पेपर ट्रेल मशीन लगाकर होना चाहिए। नहीं लगाते हो, बैलेट पेपर लगाओ। मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी लिख कर देने वाला हूं। इसलिए साथियों, ये सारा मामला ईवीएम मशीन में तो मायावती के आरोप पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ईवीएम मशीन में कोई घोटाला नहीं होता है। तो मेरा एक और कहना है कि चुनाव आयोग पर आरोप है तो कोई भी आरोपी दुनिया में जज नहीं बन सकता। जिसके ऊपर आरोप है वो जज नहीं बन सकता। कोई तीसरे आदमी को जज बनाना होगा और निर्णय लेने का अधिकार तीसरे आदमी को देना होगा। इधर चुनाव आयोग पर आरोप है और आरोपी खुद ही फैसले कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मशीन ठीक है। अरे तुम्हारे ऊपर आरोप है, तुम खुद ही जजमेंट दे रहे हो। कोई तीसरे आदमी को नियुक्त करो, वो एक्सपर्ट होनी चाहिए, टेक्निकल, और वो ज्यादा हो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लोग बुलाए जाए। तुम किसी पंडितों को खड़ा कर दोगे, उस पर हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि केस मेरी है, मेरी तसल्ली करनी होगी। यहां तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं मुझे न्याय चाहिए। और फिर वामन मेश्राम थोड़ी है। वामन मेश्राम नेशनल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम है, भारत मुक्ति मोर्चा। हाँ, तो मैं कोई अकेला नहीं हूं। और ये लड़ाई अब मैं सड़कों पर लेके जा रहा हूं। अब इन बदमाशों को मैं सड़कों पर निपटूंगा। केवल न्यायपालिका में लड़ाई लड़ने से शायद पूर्णतः न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए अब हमने निर्णय किया ये मामला सड़कों पर लेके जाया जाएगा और ऑल इंडिया में इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। मैं आप सभी लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि इस आंदोलन में, लोकतंत्र बचाओ के आंदोलन में आप सभी लोगों का साथ सहयोग चाहिए। बहुजन क्रांति मोर्चा का जो प्रयोग हमने महाराष्ट्र में किया, वही प्रयोग हम लोग ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ, ये जो अभी आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं, उसमें बहुजन क्रांति मोर्चा का देश भर में प्रयोग किया जाएगा और देश भर में इसको लागू किया जाएगा। तो मैं ऐसे मानता हूं कि ईवीएम मशीन की वजह से अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाने का मौका दिया जा रहा है। हम ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसलिए इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। और ये दूसरे तरीके से गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इस गुलामी को खत्म करने के लिए इस देश में जन आंदोलन करना होगा। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मामला हो या हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी समस्याओं का समाधान करना हो, तो हम लोगों को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना होगा। ये करने के लिए आप सभी लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।